भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। आज की प्रेस वार्ता में सभी मीडिया कर्मियों का, मीडिया के साथियों का मैं स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं, इस्तकबाल करती हूं। इस क्रांतिकारी धरा पर मुझे आकर पार्टी के विचार रखने का मौका मिला। इस बात के लिए मैं बहुत ही गर्वान्वित हूं और दो प्रमुख विषयों पर मैं आज आप लोगों से मुखातिब हूं। सबसे पहले तो पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने किस तरह से देश को बदहाल किया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी हाल फिलहाल में वो एक श्वेत पत्र लेकर आए थे। वो श्वेत पत्र असल में किस तरह से सफेद झूठ का पुलिंदा है, इस बात पर मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगी। और दूसरा जो आज का बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, मुझे लगता है पूरा देश आज इस बात से वाकिफ है कि किस तरह से अन्नदाता के पेट पर लात मारने के बाद आज उसी अन्नदाता की कमर तोड़ने का काम भी तानाशाह मोदी सरकार कर रही है। उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो देखिए, मैं कहती हूं कि 10 साल, मोदी राज के 10 साल यानी कि अन्याय काल। और इस अन्याय काल में आज क्या हो रहा है? अर्थव्यवस्था बंटाधार, महंगाई की भरमार, बेरोजगारी अपरंपार, महिलाओं की अस्मिता तार तार, किसान आत्महत्या करने को लाचार, सीमा पर लगातार घुसपैठ और प्रहार, चारों तरफ झूठ और जुमलों की बौछार, क्षीण हो रहा हर संवैधानिक अधिकार। इस पर भला क्या श्वेत पत्र लाएगी मोदी सरकार? तो देश का सूरत हाल ये है और इसीलिए बहुत ही हास्यास्पद बात है, आमतौर पर श्वेत पत्र लाया जाता है अपनी उपलब्धियां बताने के लिए। प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार, एक बार नहीं 2 बार की जीती हुई मोदी सरकार, और श्वेत पत्र ला रही है यूपीए सरकार के तथाकथित प्रदर्शन पर। मैं समझती हूं इससे ज्यादा हास्यास्पद, इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण और कोई बात नहीं हो सकती। और ये इसलिए है क्योंकि अपनी उपलब्धियां गिनाने के नाम पर नील बटा सन्नाटा है, शून्य है, सिफर है, जीरो है। अब सिलसिलेवार तरीके से कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा कर लेते हैं। बहुत लंबी प्रेस वार्ता नहीं करूंगी और उसके बाद आप सभी के हाथ में एक प्रेस विज्ञप्ति मिलेगी जिसमें जो भी मैंने कहा वो उसकी हर तथ्यात्मक जानकारी, आंकड़ों सहित जानकारी रहेगी। तो बात करते हैं हम बेरोजगारी की, क्योंकि सबसे बड़ा नारा जो मोदी सरकार का था, सबसे बड़ी गारंटी जो मोदी जी ने दी थी सत्ता पर काबिज होने के लिए, वो नौजवानों को एक सब्ज बाग दिखाते हुए दी थी 2 करोड़ नौकरियों की। और आज बेरोजगारी का ये हाल है कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी मोदी जी की नाक के नीचे रही है। और इस बेरोजगारी, बढ़ती हुई बेरोजगारी से खुद मोदी सरकार इतनी शर्मिंदा थी कि आंकड़े छुपा लिए। मोदी सरकार को कहा जाता है नो डेटा अवेलेबल सरकार। और हाल ये था कि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के पदाधिकारियों को भी इस्तीफा देना पड़ा कि आप अगर आंकड़े नहीं बताएंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे। और मोदी जी से लगातार प्रश्न हुए तो मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा मैं एक राय देना चाहता हूं देश के नौजवानों को, क्योंकि अमित शाह जी ने तो कह दिया था कि 2 करोड़ की रोजगार या नौकरी जुमला है। तो मोदी जी ने कहा कि युवा ये कर सकते हैं कि नाली की गैस से पकौड़े तल सकते हैं। लेकिन आज तो बदहाली इतनी ज्यादा है और तेल की कीमत भी आसमान इस कदर छू रही है कि नौजवान नाली की गैस से पकौड़े तलने के लायक भी बचा नहीं। तो एक तरफ तो बेरोजगारी चरम पर है और दूसरी तरफ 30 लाख सरकारी पद खाली। उन सरकारी पदों को भरने के बजाय सरकारी कर्मचारियों की संख्या लगातार मोदी सरकार घटाती जा रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या यूपीए काल में 33,28,027 और अब एनडीए के काल में मोदी शासन में 31,67,143 है, यानी करीब करीब 1.5 लाख पद जो हैं वो इस सरकार ने कम कर दिए। अब नौकरी नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो इसका सीधा सीधा असर क्या पड़ता है? रोजमर्रा के जीवन पे पड़ता है। PLFS करके एक सर्वे होता है, पीरियोडिकल लेबर फोर्स सर्वे, और वो ये बताता है कि औसत आय भारतीयों की 25% गिर गई है, कम हुई है।
लेकिन निर्मला सीतारमण जी इन्हीं सरकारी आंकड़ों को झुठलाते हुए संसद में खड़े होकर सफेद झूठ बोलती है। मैंने शुरू में भी कहा कि ये जो श्वेत पत्र है ये सफेद झूठ का पुलिंदा है। सफेद झूठ बोलती है और कहती है कि आय 50% बढ़ गई है। खैर, निर्मला सीतारमण जी से ज्यादा कुछ की अपेक्षा नहीं की जा सकती। अगर जनता कहती है कि प्याज महंगी है तो कहती है प्याज खाना छोड़ दो, कहेंगे पेट्रोल डीजल महंगा है तो कहेंगे गाड़ी चलाना छोड़ दो, वो कहेंगे कि गैस एलपीजी गैस बड़ी महंगी होती जा रही है तो कहेंगे चूल्हे पे पकाना शुरू कर दो, सिलेंडर छोड़ दो, स्टोव छोड़ दो, आग कोयला फूकने लगो। तो निर्मला सीतारमण जी से तो ये बात मैं समझती हूँ उनका झूठ बोलना कहीं ना कहीं जायज है, क्योंकि इतनी वित्तीय समझ उनमें है। लेकिन ये बहुत ही गंभीर विषय है सोचने के लिए कि आम भारतीय को अपनी घरेलू बचत का जो पैसा है, ज्यादातर तो निकलवा लिया मोदी जी ने। जब नोटबंदी हुई तो महिलाएं जो बचत करके रखती थी घर में कि कभी वक्त जरूरत के समय पर निकालेंगी पैसा, सब निकलवा लिया और काला धन भी घोषित कर दिया। पर असल में आज 50% भारतीयों का घर घरेलू बचत के पैसे से चल रहा है, आय नहीं है उनके पास। और घरेलू बचत की सीमा भी जो है वो पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा नीचे गिर गई। अब जरा रुपए और डॉलर की भी बात करें। यूपीए के समय में 60 रुपए के आसपास डॉलर की कीमत थी, आज 90 पहुंचने वाली है। ये मोदी जी को नहीं खटक रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा वादा था उनका। आज राहुल जी ने ट्वीट भी किया है कि किस तरीके से कितने सारे झूठ बोले हैं, उस पर सिलसिलेवार तरीके से ट्वीट किया और ये कहा है कि रुपए और डॉलर को समान बना देंगे, ऐसा मोदी जी ने वादा किया था। और आज उस वादे की, उस गारंटी की कोई कीमत नहीं है। बैंक के क्षेत्र की हम बात करें, आए दिन कांग्रेस पार्टी ये तथ्य सामने रखती है कि सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक का जो सकल एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो 7 गुना बढ़ गया है। 2004 से 14 तक यूपीए के कार्यकाल में जो 8 लाख करोड़ था एनपीए, वो आज 55.5 लाख करोड़ है। 8 लाख करोड़ से पिछले 10 साल के अन्याय काल में 55.5 लाख करोड़ पहुंच गया है। और यही हाल बट्टे खाते में डाल दिए हुए बैंक ऋणों का भी है। यूपीए के समय करीब 2 लाख करोड़ ऐसे ऋण थे जिन्हें बट्टा खाते में डाल दिया गया था। आज 15 लाख करोड़ का ऋण ऐसा है जिसको बट्टे खाते में डाल दिया गया। तभी मैंने शुरुआत में कहा कि अर्थव्यवस्था का बंटाधार हो रहा है। जीडीपी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आते ही बड़ी सहूलियत से जीडीपी की कैलकुलेशन का तरीका बदल दिया। आंकड़े छुपाने के लिए एक नया फॉर्मूला इख्तियार कर लिया। उसके बाद भी अगर हम एवरेज ग्रोथ रेट निकालें जीडीपी की, तो यूपीए के कार्यकाल में 6.7%, अभी मोदी जी के कार्यकाल में 5.9%, और कोरोना के समय पर अगर हम बात करें तो 3.9% थी। यानी कि हम 6.5 से ज्यादा की ग्रोथ रेट पर थे और ये 6 से भी कम की ग्रोथ रेट पर है। और एक वाकया मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, शायद मीडिया के बंधुओं को ये ध्यान में भी होगा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने चेताया था मोदी जी को और कहा था कि अगर गलत तरह से जीएसटी लागू होगी, नोटबंदी आप करेंगे तो जीडीपी 2% नीचे गिरेगी, औंधे मुंह धड़ाम से। और तब संसद के पटल पर खड़े होकर मोदी जी ने मनमोहन सिंह जी का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो रेनकोट पहनकर नहाते हैं। हुआ वही जो उन्होंने कहा था, 2% जीडीपी नीचे आके गिरी। और आज मैंने आपको बता दिया है कि क्या असली तेजी है ग्रोथ रेट की, हमारे यहाँ क्या रफ्तार से बढ़ रही है। तो आज मोदी जी को बताना चाहिए कि कौन क्या पहनकर कहाँ नहाता है। इस बात पर भी जरा साफ गोई जरूर दिखानी चाहिए, क्योंकि दूसरे पर लांछन लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन खुद कुछ अच्छा करके दिखाना उतना ही मुश्किल होता है। अगर हम अपने मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग की भी बात करें तो आज साबुन खरीदना, तेल खरीदना, मंजन खरीदना, दूध, दही, पनीर तो छोड़ दीजिए, इन पर तो जीएसटी लगा दिया गया है। जो रोज के मूलभूत उपयोग की चीजें हैं वो खरीदना मुश्किल हो गया है। और यही कारण है कि उपभोग में लगातार कमी आ रही है। एक तरफ उपभोग कम हो रहा है गरीब लोगों में, मध्यम वर्गीय लोगों में, और दूसरी तरफ देश के कॉर्पोरेट सेक्टर में निवेश आना बंद हो गया है। तो अगर हम कंजम्पशन ग्रोथ की बात करें
जो 2-3 साल पहले तक 7.5% थी, वो पिछले 3 सालों में गिरकर 4% हो गई। उपभोग कैसे हो, खरीदेंगे कैसे? ये डिमांड एंड सप्लाई का चक्र कैसे चलेगा? नौकरी है नहीं, आय है नहीं, आप सामान खरीदेंगे नहीं, मार्केट में बाजार में पैसा आएगा नहीं तो वो सर्कुलेट नहीं होगा, और ये कुचक्र जो है, ये दुष्चक्र जो है वो बनता रहेगा। और आप कॉर्पोरेट का टैक्स घटाते जाएंगे, किसानों पे कर्जा बढ़ाते जाएंगे और गरीब आदमी की पेट पर लात मारते जाएंगे। ये बहुत सिंपल सी जो जुमलानॉमिक्स मोदी सरकार की चल रही है, उससे अर्थव्यवस्था का क्या हाल है, ये बहुत ही साधारण शब्दों में मैंने आपको समझाया। पिछले 4 साल में 33,000 MSME, ये मेक इन इंडिया और ये तमाम जो स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, सिट डाउन इंडिया, मूव अराउंड इंडिया, ये जो जुमले वाले नाम छोड़ते रहते हैं ना मोदी जी, MSME 33,000 बंद हो चुके हैं देश में। सार्वजनिक ऋण जो है देश पर जो चढ़ा था वो 58 लाख करोड़ था, यूपीए के समय में 173 लाख करोड़ है एनडीए के समय में। फिर से दोहराती हूं, 58 लाख करोड़ सार्वजनिक ऋण था यूपीए के समय में। ऋण लेते जा रहे हैं, कर्जे में डुबोते जा रहे हैं, और इससे क्या होता है? हर बच्चा जो पैदा होता है वो अपनी पीठ पर कर्ज का बोझ लेकर पैदा होता है देश का। 173 लाख करोड़ तक ऋण पहुंचा दिया है। और बड़ा आपने नारा सुना होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आज तो लोग कह रहे हैं कि बचेंगी बेटियां तभी तो पढ़ेंगी बेटियां। हर जगह बेटियों के ऊपर अपराध करने वालों को संरक्षण देने का काम, हाथरस से लेकर मणिपुर तक चुप्पी साध के बैठ जाते हैं, और खामोशी का मतलब हाँ होता है, सहमति होता है। बेटी के ऊपर जो अपराध हो रहा है वो तो हो ही रहा है, शिक्षा के ऊपर भी कुठाराघात कर रहे हैं। पढ़ेंगे कैसे जब आप हर बार शिक्षा का बजट कम करते जाएंगे? भवानी प्रसाद मिश्र बहुत ही प्रख्यात कवि रहे हैं, वो कहते थे कि कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे उससे आगे बढ़ के सो। और असलियत ये है कि यूपीए के अंतिम वर्ष में जीडीपी का 4.6% शिक्षा के ऊपर खर्च कर रहे थे। आज 2.9%, यानी 4.5% से 3% पर आ गए। शिक्षा से पैसा निकालते जा रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, गाल बजाएंगे, पैसा नहीं लगाएंगे। और एक और बहुत बड़ा वादा जो मोदी जी करते रहते हैं, मैं उस पर जरूर बोलना चाहती हूँ। बड़ा आजकल वो अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ जनता को मुफ्त के राशन का मोहताज बना दिया सरकार ने। 80 करोड़ लोग इस देश में ऐसे हैं जिनको अगर फ्री खाना नहीं मिलेगा तो वो अपना जीविकोपार्जन नहीं कर सकते, और ये बहुत ही श्रेय की बात लगती है मोदी जी को। और एक और आंकड़ा देखिए, 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं, उसके बावजूद ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 125 देशों में 111वें नंबर पर भारत। यानी आप खाना दे भी रहे हैं कि नहीं? अगर भूखमरी में देश विश्व गुरु बन रहा है, 111वें नंबर में हंगर इंडेक्स पे देश पहुंचता जा रहा है, तो ये खाना जा किसको रहा है, किसको मिल रहा है? अगर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन मिल रहा होता तो क्या देश में ये भूखमरी होती? ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे हमारा हम पायदान पे पायदान ऊपर चढ़ते जाते? ये सवाल जरूर पूछना चाहिए। जब यूपीए की सरकार थी तो बड़ा गाना गाते थे, महंगाई डायन खाए जाते हैं। महंगाई थी अगर तो कमाई भी थी, और अब महंगाई जो डायन थी वो डार्लिंग बन गई। अब महंगाई बहुत अच्छी लगने लगी। आपको अतिशोक्ति लगेगी, लेकिन मैं तो खुद एक गृहिणी हूं, मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन ये बात मैं अच्छे से समझती हूँ। यूपीए के समय में बटुए में पैसा लेकर जाते थे, थैला भर सामान लेकर आते। अब आप थैला भर पैसा लेके जाइए और बटुए में सामान लेकर आइए, ये हाल कर दिया है। तो पेट्रोल की कीमत 71 रुपए थी हमारे समय पर, 100 के कई बार 100 के पार हो चुकी है। अभी 96-97 पे पेट्रोल की कीमत है, जबकि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत लगातार गिरी, लगातार कम हुई है। डीजल 57 रुपए था, अब 90 रुपए पहुंच गया है। एक समय मुझे याद है ऐसा होता था कांग्रेस के कार्यकाल में कि लोग कहते थे कि भैया डीजल की गाड़ी ले लो, थोड़ी महंगी होगी लेकिन डीजल सस्ता है, वो उतने 1 साल में 2 साल में सारा कवर कर लेगी, वो हो जाएगा। अब पेट्रोल आप 96 रुपए का ले रहे हो, डीजल 91-92 रुपए का ले रहे हो, फर्क कहाँ रह गया? पहले तो जमीन आसमान का फर्क होता था दोनों में, और ये तो मतलब आम आदमी के रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी बातें हैं।
एलपीजी का सिलेंडर 400 रुपए में मिलता था, अब आपने 1000 रुपए पहुंचा दिया एलपीजी का सिलेंडर। और उज्ज्वला योजना का आप झुंझुना बजा रहे हैं। तो डिग्री है पर नौकरी नहीं है, शौचालय है पर पानी नहीं है, सिलेंडर है पर गैस नहीं है, थाली है पर खाना नहीं है, जीवन है पर खुशी नहीं है। ये सूरत हाल देश का हो गया। तो मैं ये अंत में जरूर कहना चाहूंगी कि मोदी सरकार ने लोगों की जेब से पैसा, सिलेंडर से गैस, थाली से खाना, दुपहिया 4 पहिया वाहन से पेट्रोल और डीजल, पढ़े लिखे लोगों से नौकरी, चेहरे से खुशी, जीवन से खुशी, ये सब कुछ छीन लिया है। और यही कारण है कि अपनी काम का, अपनी उपलब्धियों का ब्यौरा देने के बजाय आज 20 साल पुरानी यूपीए सरकार के तथाकथित प्रदर्शन पर बातचीत हो रही है। इसी से ये समझ में आता है कि कितनी नाकामयाब, नाकारा और निकम्मी मोदी सरकार रही है। काफी सारे आंकड़े मैंने आपके सामने रखे, कुछ और आंकड़े आपको प्रेस विज्ञप्ति में भी मिलेंगे। पर अब एक जो मेरे भी बहुत ही दिल के करीब जो मुद्दा है, और मुझे लगता है जिस पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जरूर साफगोई के साथ जनता के पास की सारी बातें पहुंचानी चाहिए, वो हमारे देश के अन्नदाता का मुद्दा है। तो एक तरफ तो राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी है, जिसने 2 दिन पहले एक ऐतिहासिक घोषणा की। हमने कोई गारंटी नहीं दी थी 1 साल से आंदोलित किसानों को, गारंटी दी थी मोदी जी ने। क्या गारंटी दी थी मोदी जी ने? कि 24 फसलों पर एमएसपी को स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के फॉर्मूले के हिसाब से C2+50% का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी दिया जाएगा। यह भी गारंटी थी कि उस एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाएगा, यानी कि कानूनी गारंटी बनाया जाएगा। राम राज की बात करते हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और मोदी जी क्या करते हैं? मोदी रीति सदा चली आई, जो कह जाए वो कभी ना निभाई। तो इसीलिए तो आ गए किसान दोबारा से आंदोलित होके, क्योंकि आपने 2021 नवंबर में कहा था, वादा किया था, गारंटी दी थी कि हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और 2 साल से एक कमेटी का गठन नहीं हुआ, किसी ने किसानों से बात नहीं की और आज वो फिर आंदोलन। और इसीलिए मैं मानती हूं कि बहुत ही ऐतिहासिक फैसला राहुल गांधी जी ने और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लिया। हमने कहा कि 15 करोड़ किसानों के जो परिवार हैं, उनकी समृद्धि, उनकी खुशहाली के लिए हम ये बड़ा फैसला लेते हैं कि एमएसपी को स्वामीनाथन फॉर्मूले के हिसाब से तय करेंगे और उसे एक कानूनी गारंटी बनाएंगे। अगर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो पहला काम, पहले न्याय की जो गारंटी है वो ये गारंटी पूरी की जाएगी। तो एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी जो नब्ज पे हाथ रखा है, जिसने किसानों के, जो उनके दुख दर्द को समझकर उनके आंसू पोंछने का काम कर रही है, और दूसरी तरफ मोदी सरकार है। आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी बचपन में, राह में कांटे बिछाना। लेकिन उस कहावत को इस तरह से किसानों पर चरितार्थ किया जाएगा, ये एक तानाशाह सरकार ही कर सकती थी, और वो मोदी जी ने करके दिखाया है। और न सिर्फ दिल्ली आते हुए किसानों की राह में कांटे, नश्तर, बड़े बड़े बोल्डर, रोड रोलर, 15-15 फीट की खाई, कटीली बाड़ें, बल्कि एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोले, छर्रे वाली और रबड़ की पुलिस की गोलियां और लाठियां भी मार मार के बिछा दी गई। तो मुझे लगता है कि वो 750 किसान जिन्होंने 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन करके शहादत दी, उनके परिवारों की आंखों के आंसू अभी सूखे भी नहीं होंगे। और इस बर्बरता का दृश्य एक बार फिर हमें देखने को मिला है। और मीडिया चैनल्स का तो हाल ये है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, पर एक रिपोर्टर एक चैनल पे, उनको भी छर्रा लग गया, और वो लाइव रिपोर्टिंग करते हुए कह रहे हैं कि छर्रा लग गया, छर्रा लग गया। लेकिन चैनल ने वो नहीं दिखाया, वहां तक की रिपोर्टिंग दिखाई जब तक कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे छर्रा लग गया। तो ये बहुत मुझे दुख हुआ कि एक आदमी ईमानदारी से वहां खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहा है, काम कर रहा है। अगर उसके साथ ये घटना घटती है तो वो बताई जानी चाहिए, दूसरे चैनल भी दिखाएं कि ऐसा हुआ है। और मुझे चंपारण का किसान आंदोलन याद आता है,
खेड़ा का किसान आंदोलन याद आता है, अवध का किसान आंदोलन याद आता है, और ऐसा लगता है कि अंग्रेज हुकूमत एक बार फिर आ गई है गैर लोकतांत्रिक तरीके से कुचलने के लिए। और वही सब जो उस समय में होता था, ट्विटर पे तो बहुत चल रहा था, मैं नहीं कहूंगी, वो जनरल डायर थे, जनरल कायर चल रहे हैं, ये जो देश चला रहे हैं। जनरल से मेरा मतलब आर्मी के ऊपर नहीं है, जनरल से मेरा मतलब देश चलाने वाले सत्ताधारी नेताओं से है। एक सवाल पूछा जाए अगर कि क्या हुआ, क्यों नहीं दे रहे हैं, कैसे, तो कह रहे हैं कि अतिरिक्त बोझ पड़ जाएगा, जो हमारा एक्सट्रैक्टर है, जो हमारा खजाना है, उस पर अतिरिक्त बोझ पड़ जाएगा। तो मुझे तो लगता है कि जो मोदी जी मोदी गारंटी के जो इश्तिहार बांट रहे हैं, टीवी पर चल रहे हैं, रेडियो पे चल रहे हैं, अखबार पे चल रहे हैं, अगर उसका बजट ही विड्रॉ करके डाइवर्ट कर ले तो किसानों को एमएसपी मिल जाएगा। अपने एक एक सेल्फी पॉइंट को बनाने के लिए 8 लाख रुपए का खर्चा कर रही है सरकार, 8 से 12 लाख रुपया। हर रेलवे स्टेशन पर, हर बस स्टैंड पर सेल्फी पॉइंट बन रहे हैं मोदी जी के। क्या ये सारा पैसा विड्रॉ करके किसानों को एमएसपी नहीं दिया जा सकता? आज उनसे अगर पूछा, आज कह रहे हैं कि हमें प्रदेशों से राय लेनी पड़ेगी। अरे आप जब भूमि अधिग्रहण का विधेयक लेकर आए थे तो किस राज्य से आपने राय मांगी थी? केंद्र सरकार वो विधेयक किसानों की जमीन हड़पने के लिए अकेले लेकर आ गई। जब जीएसटी एरियर देने की बात आती है उन प्रदेशों को जहां भाजपा की सरकार नहीं है, तो कहां राय मशवरा होता है? सरकार खुद निर्णय लेती है। जब जीएसटी लागू किया गया, नोटबंदी लागू की गई, तो किस राज्य से बात की मोदी सरकार ने? लेकिन आज जब किसानों को अधिकार देना है तो जरूर बहानेबाजी की जाएगी कि दूसरे राज्यों से हमें पूछना। आज देश के किसान की हालत क्या है? मोदी जी ने कहा था कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। एनएसएसओ की रिपोर्ट कहती है कि देश का किसान 27 रुपया प्रतिदिन कमा रहा है। 60% ऋण 2014 की तुलना में 2024 में किसानों पर बढ़ गया है। यूपीए सरकार ने 72,000 करोड़ का ऋण किसानों का माफ किया था। 72 रुपए का ऋण अगर किसी भाजपा की प्रदेश सरकार ने या केंद्र सरकार ने माफ किया हो तो बताया जाए। आज सूरत हाल ये है कि एक साल में 11,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं। और क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि जीएसटी लगा दिया जाता है कृषि के सारे उपकरणों पर, ट्रैक्टर पर भी, कीटनाशक पर भी, खाद पर भी 12% से 18% तक का, यानी कि प्रति हेक्टेयर जो किसानी की जाती है उसकी लागत 20,000 से 25,000 रुपया बढ़ा दी जाती है। और प्रधानमंत्री सम्मान निधि में मिलता है 500 रुपया, यानी कि पहले जेब काटो और उसके बाद 10 रुपए की खैरात पकड़ा दो। जेब भी काट ली और खैरात भी पकड़ा दी और वाहवाही भी लूट ली। अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें तो 2022 और 23 में ही 2,761 करोड़ रुपया बांटा ही नहीं, क्लेम लंबित कर दिया, लाखों किसानों को मिला ही नहीं, पर बीमा कंपनियों को 40,000 करोड़ का मुनाफा हो गया। किसके प्रधानमंत्री हैं आप? अपने आप को जनता का प्रधान सेवक कहते हैं। प्रधान सेवक तो आप कॉर्पोरेट का है। और एमएसपी की भी बात कर दूं, इसके बाद मैं खत्म करूंगी। एमएसपी की अगर बात करूं तो 126% गेहूं पर एमएसपी बढ़ाने का काम यूपीए सरकार के 10 साल में हुआ। और अगर उसी अनुपात में अगर आज गेहूं पर एमएसपी मिल रही होती तो प्रति क्विंटल दाम दिया जाता 32,077 रुपए और दिया जा रहा है, माफ कीजिएगा, 3277 रुपए और दिया जा रहा है 2275 रुपए, यानी 1,000 रुपया अपने आप बढ़ गया होता। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से ये सारे मुद्दे उठाना मैं समझती थी बहुत ज्यादा जरूरी है। हाईकोर्ट ने ये कहा कि पुलिस और प्रशासन के लिए बल का प्रयोग अंतिम विकल्प होना चाहिए, पर ड्रोन से आंसू गैस छोड़ना, लाठीचार्ज करना, छर्रे और रबड़ की गोलियां चलाना निहत्थे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे किसानों पर कांग्रेस पार्टी इसकी भर्त्सना करती है और ये खुला आरोप लगाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 62 करोड़ किसानों के साथ झूठ बोला, धोखाधड़ी की और इसके लिए सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी को सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए। उसके बाद किसानों की मांग त्वरित प्रभाव से पूरी करनी चाहिए और अगर नहीं कर पाते हैं तो ये मान लेना चाहिए कि उनकी जितनी भी गारंटी है वो गारंटी नहीं है, जुमले हैं,
जिस तरह से उन्होंने कहा कि 15 लाख अकाउंट में आएगा, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, बुलेट ट्रेन चलेगी, रुपए और डॉलर का भाव सेम हो जाएगा, पेट्रोल और डीजल 40 रुपए पे आ जाएगा, उसी तरह से आज भी जो मोदी गारंटी चिल्ला रहे हैं वो सब केवल एक सफेद झूठ है। और अंत में मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी कि भगवान का सौदा करता है, भगवान का सौदा करता है, इंसान की कीमत क्या जाने, जो धान की कीमत दे न सका वो किसान की कीमत क्या जाने। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके अगर कोई भी प्रश्न है तो मैं जरूर जवाब दूंगी।